देखो प्लांट फिजिक्स इतनी बोरिंग है नहीं जितना लोगों ने बना रखा है इसको। हर बायो का टीचर स्कूल में जाके, नहीं सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा, तुम कहोगे वाह ये था बढ़िया एकदम, और बहुत आसान भी है। लेकिन होता क्या है कि जैसे मेरी स्कूलिंग हुई, मैं अपने स्कूल टाइम पे था, आपको शुरू से ही ना टीचर ये बता देता है क्लास में कि पहले ह्यूमन फिजिक्स पढ़ लेते हो मजा आएगा, प्लांट फिजिक्स बोरिंग है। और बच्चे इस बात को अपने दिल पे लगा लेते हैं कि प्लांट फिजिक्स बोरिंग है नहीं, मान लेते हैं। और वो ऐसा मान लेते हैं कि फिर जीवन में उनके दिमाग में ये रहता है कि प्लांट फिजिक्स तो बोरिंग है, कुछ और पढ़ते हैं। बट ऐसा है नहीं। अब तरुण आगे आ जाओ। तो प्लांट फिजियो में पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, भाई बिना फोटोसिंथेसिस के धरती पे जीवन संभव नहीं है। मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, आप क्लास में बैठे हो, वी ऑल हैव सम एनर्जी, वो कहाँ से आ रही है? कोई तो है जो दिन भर धूप में खड़े रहकर कर रहा है फोटोसिंथेसिस। कौन कर रहे हैं? प्लांट्स। अगर प्लांट ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं आएगी ना। तो सन की एनर्जी कौन कैप्चर कर रहा है? प्लांट कर रहे हैं। और इस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। हायर प्लांट से मतलब होता है एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म। तो हायर जो लिखा है वो हाइट के हिसाब से हायर नहीं लिखा है, हायर जो लिखा है वो इवोल्यूशन के हिसाब से लिखा है। और फोटोसिंथेसिस का ये इक्वेशन बड़ा फेमस है, ये आपने देखा होगा, 9th क्लास से लिखते आ रहे हो। CO2 प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बनता है ग्लूकोज और O2 और वाटर। पढ़ा है ना इसे? बट इसमें एक डाउट है, ये क्वेश्चन मार्क क्यों बना रखा है? ये क्वेश्चन मार्क इसलिए बना रखा है आपको एक सवाल दे दे के लिए कि बताओ 12H2O लिखा ही क्यों जब 6H2O निकालना ही था। इक्वेशन को बैलेंस अगर करना हो तो हटा दो यहाँ से 6H2O, लिख दो यहाँ पे 6H2O, हो जाएगी ना बैलेंस। ऐसे क्यों लिखा है? अजीब नहीं? मतलब 12H2O लिया ही क्यों जब 6H2O निकालना ही था, हमसे दिल लगाया क्यों जब दिल तोड़ना ही था। तो क्यों लिया ये एक्स्ट्रा 6H2O क्यों लिया, क्या वजह है इसको लेने की? तो इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा मिडिल ऑफ द चैप्टर, थोड़ा टॉपिक आगे पहुंच जाएगा उसके बाद। लेकिन दिमाग में ये सवाल याद रखना आपने, क्या कि इस इक्वेशन में 12H2O लिया क्यों है इस तरफ जबकि 6H2O उधर निकाला ही था। तो शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से, इतिहास से। फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री पढ़ेंगे पहले कि कैसे स्टेप बाय स्टेप लोगों को पता लगा फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो सबसे पहला पढ़ाया जाने वाला एक्सपेरिमेंट है स्टार्च फॉर्मेशन टेस्ट। शायद आपने किया भी होगा 10th में। एक हरे पत्ते को जो प्लांट पे लगा हुआ है, अलग नहीं किया है, उसको आधा कागज से ढक देते हैं, ब्लैक पेपर से ढक देते हैं। ब्लैक पेपर से इसलिए ढकते हैं क्योंकि ब्लैक पेपर लाइट को आर पार जाने नहीं देता है। तो एक काले कागज से, एक ब्लैक पेपर से हम लीफ को आधा ढक देंगे, पत्ते को आधा ढक देंगे, ढक दिया। और फिर कम से कम 4 से 5 घंटे धूप में फोटोसिंथेसिस करने के बाद इस पत्ते के ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। और बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आपने पढ़ा था कि स्टार्च आयोडीन के साथ मिलकर ब्लू ब्लैक कलर देता है ना? कैसा कलर देता है? तो स्टार्च बनेगा तो स्टार्च आयोडीन से मिलेगा तो ब्लू कलर आएगा। तो जब हमने इस पत्ते के ऊपर आयोडीन का सोल्यूशन डाला तो सिर्फ ऊपर का हिस्सा ब्लू हुआ, नीचे का नहीं हुआ। सिर्फ ऊपर का हुआ, नीचे का क्यों नहीं हुआ? नीचे का इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नीचे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नीचे सनलाइट नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि उसको ढका हुआ था किससे? और ऊपर पहुंची सनलाइट क्योंकि वो एक्सपोज था। इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगती है इंपॉर्टेंस किसकी, कि सनलाइट कितनी इंपॉर्टेंट है। बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। आया समझ में? इस एक्सपेरिमेंट से पता लगी इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। इसको बोलते हैं स्टार्च फॉर्मेशन टेस्ट। अगला एक्सपेरिमेंट है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मोल, उनका नाम ही मोल था, तो उनका बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इसमें उन्होंने एक पत्ता जो कि प्लांट पे अभी लगा हुआ है, अलग नहीं हुआ है, उसको आधा टेस्ट ट्यूब में रखा, हाफ, और यहां से सील कर दिया, एकदम बंद कर दिया। टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ है और यहां से एकदम सील कर दिया। नीचे कॉटन है, गीला कॉटन है, कॉटन को गीला कर रखा है KOH से। KOH मतलब होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसलिए यूज किया क्योंकि KOH के अंदर प्रॉपर्टी होती है CO2 इकट्ठा करने की। CO2 क्या इकट्ठा कर लेगा सारी? तो वो कॉटन यहाँ पे रखा है, गीला है कॉटन, किससे? KOH से। रखा है टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब कांच की है और ग्लास आपको पता है लाइट को आने देता है। तो यानी कि इस
टेस्ट ट्यूब के अंदर सिर्फ एक चीज मिसिंग है, वो है CO2, बाकी सब है इसमें, सनलाइट आ रही है, पानी वगैरह सब प्लांट के थ्रू आ ही रहा होगा। अब जब सनलाइट पड़ती है और 4-5 घंटे के लिए फोटोसिंथेसिस करने दिया जा रहा है, उसके बाद टेस्ट ट्यूब हटाते हैं और आयोडीन का सोल्यूशन इस पत्ते पे डालते हैं, तो पता है क्या होता है, जो हिस्सा पत्ते का टेस्ट ट्यूब के बाहर था सिर्फ वही स्टार्च आयोडीन टेस्ट देता है पॉजिटिव, और जो हिस्सा पत्ते का नीचे था अंदर टेस्ट ट्यूब में था, टेस्ट ट्यूब में था मतलब ऑक्सीजन CO2 फ्री इन्वायरमेंट में था, CO2 नहीं थी। कहां नहीं होती CO2? टेस्ट ट्यूब के अंदर। कहां है CO2? टेस्ट ट्यूब के बाहर। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है CO2, इंपॉर्टेंस ऑफ CO2 इन फोटोसिंथेसिस, क्योंकि अगर CO2 अंदर होती तो अंदर भी स्टार्च बनता, स्टार्च बनता तो आयोडीन डालने पर ये हिस्सा भी ब्लू कलर का होता, बट ये नहीं हुआ ना ब्लू कलर का। इसका मतलब स्टार्च से बाहर बना है, अंदर नहीं। क्यों? क्योंकि CO2 अवेलेबल बाहर थी, अंदर नहीं। और अंदर जो थोड़ी बहुत CO2 भी थी, थोड़ी बहुत, उसको भी किसने निपटा दिया? KOH। तो ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, जिससे हमें पता लगती है इंपॉर्टेंस। किसकी इंपॉर्टेंस? कौन से प्रोसेस में? आया समझ में? देखो नेक्स्ट, अब आते हैं जोसेफ प्राइसली। इनका नाम फेमस है फॉर द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। इन्होंने किसकी खोज की थी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो बहुत जरूरी है, उसके बिना तुम जी नहीं सकते। ऑक्सीजन की खोज की थी किसने? जोसेफ प्राइसली। लेकिन जब ऑक्सीजन की खोज हुई थी तो उस टाइम पे इसका नाम था फ्लोजिस्टोन। नो, इसका नाम था डीफ्लोजिस्टोन। फ्लोजिस्टोन का मतलब होता है गंदी हवा, और डीफ्लोजिस्टोन मतलब साफ हवा। तो जोसेफ प्राइसली ने खोज की थी ऑक्सीजन की। आप अपनी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में, ये वाला एक्सपेरिमेंट निकालो, बेल जार एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको, बहुत ही फेमस है, बेल जार एक्सपेरिमेंट। इसमें कांच के बड़े बड़े जार यूज किए गए जो कि आगे से एकदम फ्लैट थे, और ये बेल जार जो थे ये एयर टाइट कंडीशन देते थे। कैसी कंडीशन देते थे? एयर टाइट, मतलब इनके अंदर की हवा बाहर की हवा से नहीं मिल सकती। तो ये एयर टाइट चेंबर था। कौन था एयर टाइट चेंबर बेटा? बेल जार। ये जो बेल जार था ये एक्चुअली क्या था? एक एयर टाइट चेंबर। तो जोसेफ प्राइसली ने एक जलती मोमबत्ती को फ्लैट टेबल पे रखा। कैसे टेबल पे रखा बेटा? फ्लैट टेबल पे, और उसके ऊपर कांच का एक उल्टा बेल जार रख दिया। कुछ टाइम बाद वो मोमबत्ती बुझ गई, और ऐसा ही इन्होंने एक चूहे के साथ किया। चूहे को रखा, उसके ऊपर बेल जार रखा, थोड़े टाइम बाद सफोकेशन, दम घुटने से चूहा भी मर गया। तो जोसेफ प्राइसली ने दुनिया को ये बोला कि वही एक जलती हुई मोमबत्ती हवा को गंदा करती है, और एक ब्रीदिंग एनिमल भी हवा को गंदा करता है, दूषित करता है। रियलिटी आप जानते हो सब। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, सन 1700 की बात है, तो उस टाइम के लोगों को नहीं पता था क्या O2 क्या CO2, है ना। देखना क्या डेट्स दी, कब हुआ था एक्सपेरिमेंट, दिया था हुआ इसमें 1774। तो उस टाइम पर नहीं पता था क्या O2 क्या CO2, बस ये पता था कि एक ब्रीदिंग एनिमल और एक बर्निंग कैंडल हवा को गंदा कर रहे हैं। फिर उसको आइडिया आया प्राइसली को, उसने बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल दोनों साथ में रखे। तो क्या देखा कि वो जो मोमबत्ती पहले काफी टाइम में बुझ रही, वो जल्दी बुझ गई, और वो चूहा भी बहुत जल्दी मर गया, यानी सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। इसका मतलब इन दोनों ने मिलकर हवा को बहुत जल्दी गंदा किया। गंदी हवा को इंग्लिश में बोलते हैं फाउल एयर। कैसी एयर? फाउल मतलब गंदा, और इसे उस वक्त बोला जाता था फ्लोजिस्टोन। फ्लोजिस्टोन मतलब गंदी हवा। फिर प्राइसली को पता नहीं कहां से आइडिया आया, उसने इस बेल जार के अंदर एक मिंट प्लांट को रख दिया। मिंट मतलब पुदीने का पौधा। एक मिंट प्लांट को रख दिया, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या प्लांट का असर होगा इस एक्टिविटी पे। तो प्राइसली ने नोटिस किया कि काफी देर तक मोमबत्ती यूं ही जलती रही, और चूहा भी जिंदा रहा काफी देर तक। ऐसा कैसे? क्योंकि सनलाइट पड़ रही थी, सनलाइट आ रही थी बाहर से, और सनलाइट की प्रेजेंस में आपको पता है प्लांट्स क्या करते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे वो ऑक्सीजन देते हैं और CO2 कैप्चर करते हैं। ये आपको पता है क्योंकि अभी 2024 चल रहा है। आपने ये जाना है अपने टीचर से, अपनी बुक से, आपने खुद थोड़ी डिस्कवर किया है। तो आज के मॉडर्न डे में तो हम सबको पता है कि प्लांट CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन उस वक्त जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया किसी को नहीं पता था। प्राइसली खुद बहुत हैरान था कि प्लांट ऐसा क्या कर रहा है भाई, प्लांट ऐसा कर क्या रहा है जिससे हवा साफ हो रही है। तो प्राइसली के जो शब्द थे वो एनसीईआरटी में छपे हैं, बिल्कुल ऐसे। देखो क्या लिखा है, प्राइसली हाइपोथेसाइज्ड दैट
plants restore to the air whatever the burning candle and breathing animal removes। मिला? लिखा है ना नीचे, बिल्कुल जहां पे पैराग्राफ है उसके लास्ट में लिखा है कि प्राइसली ने हाइपोथेसिस दिया। क्या हाइपोथेसिस दिया? कि प्लांट रेस्टोर करते हैं। रेस्टोर का मतलब क्या होता है? रेस्टोर का मतलब होता है पहले जैसा कर देना। सो प्लांट्स रेस्टोर्स दी एयर, एयर को कैसा कर देते हैं? पहले जैसा कर देते हैं। किसको हटा के, किसको रिमूव करके बेटा? उस गंदी हवा को जो कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं? ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल। और वो गंदी हवा असल में क्या थी बेटा? CO2। और प्लांट्स उस गंदी हवा को लेकर एक अच्छी फ्रेश एयर दे रहे थे। क्या दे रहे थे? तो जब ऑक्सीजन की खोज हुई, फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन को डिस्कवर किया गया, तो पता है किस नाम से किया गया? डी फ्लोजिस्टॉन। और किसी के भी नाम के आगे DE लगने का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट। तो फ्लोजिस्टॉन का ऑपोजिट, जैसे हाइड्रेशन का उल्टा डिहाइड्रेशन, कार्बोक्सिलेशन का उल्टा, उसी तरह फ्लोजिस्टॉन का उल्टा क्या हुआ? डीफ्लोजिस्टॉन। डीफ्लोजिस्टॉन समझ रहे हैं आप? साफ हवा। ये लाइन मिली आपको बुक में? प्लांट रेस्टोर टू द एयर व्हाटएवर द बर्निंग कैंडल एंड ब्रीदिंग एनिमल रिमूव्स। तो बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल जो भी हवा से रिमूव कर रहे थे उसको वापस पहले जैसा कौन कर रहा था? प्लांट, बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्योंकि अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करते तो ये हवा प्योरीफाई, तो हवा को प्योरीफाई कर रहे थे कौन से प्रोसेस से बेटा? आ रहा है समझ में? तो प्राइसली का नाम याद रखना, जोसेफ प्राइसली। क्यों याद रखना? क्योंकि इन्होंने बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा? बेल जार एक्सपेरिमेंट। और इन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी? ऑक्सीजन की। लेकिन जब डिस्कवरी की थी तो ऑक्सीजन का नाम क्या था? डी फ्लोजिस्टॉन। फिर आते हैं एक और साइंटिस्ट, देखो आगे नाम होगा इनका, जैन इंजनहॉस। जैन इंजनहॉस। तो जैन इंजनहॉस, ऐसे अजीब अजीब से नाम होते हैं बाहर के साइंटिस्टों। तो जैन इंजनहॉस ने बिल्कुल प्राइसली जैसा ही एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन 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 इन्होंने किया एक्वेटिक प्लांट के साथ। एक्वेटिक प्लांट कौन होते हैं? जो पानी में पाए जाते हैं। और जो प्लांट इन्होंने चुना वो पानी के नीचे होता है। उसका नाम है हाइड्रीला। क्या नाम है उसका? हाइड्रीला एक ऐसा प्लांट है जो पानी के नीचे होता है। जैन इंजनहॉस ने इसको क्यों चुना? क्योंकि वो देखना चाहते थे कि ऑक्सीजन के बबल्स किस रफ्तार से बनते हैं। क्योंकि प्राइसली की बात दुनिया मान चुकी थी, इंजनहॉस भी मान चुके थे कि हाँ प्लांट ऑक्सीजन बनाते हैं, लेकिन वो देखना चाहते थे कि बबल्स किस रेट से प्रोड्यूस हो रहे हैं। और पानी के अंदर बबल देखना इजी है या हवा में ऑक्सीजन देखना इजी है? ऑब्वियसली बबल देखना इजी है, इसलिए उन्होंने प्लांट कौन सा चूज किया? हाइड्रीला। किसने? जैन इंजनहॉस। इसलिए उन्होंने एक बड़ा सा टब लिया और उस टब के अंदर एक उल्टी फनल को रखा। फनल को इसलिए रखा कि अगर ऑक्सीजन के बबल्स होंगे तो इकट्ठा हो जाएंगे एक पॉइंट पे। और ये जो प्लांट आप अंदर देख रहे हो ये कौन सा है? हाइड्रीला। इधर से आने दिया, किसको आने दिया? सन। और ये अंदर सारा जो लिक्विड है बेटा ये क्या है? वाटर, पानी भरा हुआ इसके अंदर। तो जब सनलाइट पड़ी तो बबल्स प्रोड्यूस हुए। बबल कौन सी गैस के प्रोड्यूस हुए? ऑक्सीजन के। फिर सेम सेटअप को डार्क अंधेरे में रखा, कोई बबल प्रोड्यूस नहीं हुआ। कौन सी गैस का? ऑक्सीजन का। इससे क्या साबित हुआ? इससे ये समझ में आया कि कितनी इंपॉर्टेंट है सनलाइट। कितनी इंपॉर्टेंट है सनलाइट किसके प्रोडक्शन के लिए? हम ये मानते हैं कि प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, बट बिना सनलाइट के नहीं, सनलाइट चाहिए। और ये साबित करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? जैन इंजनहॉस। क्या नाम था इनका? तो जैन इंजनहॉस ने क्या साबित किया? दैट प्लांट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन टू प्यूरिफाई द एयर बट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि यही तो है सोर्स ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से प्रोसेस हो रहा है। भाई कौन सा प्रोसेस हो रहा है? चैप्टर का नाम क्या है? तो फोटोसिंथेसिस की वजह से ही तो ऑक्सीजन बन रही है। और फोटोसिंथेसिस, इस नाम में फोटो आ रहा है, फोटो मतलब लाइट, तो बिना लाइट के तो हो नहीं सकता। और ये साबित कर दिया, क्या साबित कर दिया? इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर ऑक्सीजन प्रोडक्शन बाय ग्रीन प्लांट। और कौन सा ग्रीन प्लांट यूज किया था? हाइड्रीला। हाइड्रीला कैसा प्लांट है? टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक? एक्वेटिक। और एक्वेटिक प्लांट तो पानी के अंदर होता है, तो उसमें से बबल प्रोड्यूस हो रहे थे। बबल प्रोड्यूस हो रहे थे तो समझ में आ रहा था कि भाई ऑक्सीजन गैस बन रही है। क्लियर समझ में आया इतना? इसके बाद आए जूलियस बॉर्न सैक्स। इस वैज्ञानिक को जाना जाता है फॉर डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। सुना है आप लोगों ने हाइड्रोपोनिक्स? हाइड्रो मतलब क्या होता है? हाइड्रो मतलब पानी होता है। आजकल YouTube पे ऐसी बहुत सी वीडियोस हैं जिसमें लोग दिखा रहे हैं मुंबई, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव जैसे सिटीज में
लोग अपनी छतों में बहुत सारे प्लांट्स और वेजिटेबल्स उगा रहे हैं बिना सॉइल के, सिर्फ पानी से। बिना मिट्टी के पौधे उगाना, सिर्फ न्यूट्रिएंट वाले पानी से। इस टेक्निक को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। क्या बोलते हैं इसको? आपने देखा ना, लोग अपने घर में मनी प्लांट रखते हैं। मनी प्लांट जो पुरानी ओल्ड बॉन्ग की जो बॉटल होती है रम की या कोई विस्की की बॉटल, उसी में होता है वो ज्यादा अच्छा नहीं, मोस्ट ऑफ द उसी में होता है। तो मनी प्लांट ऐसा प्लांट लोग लगा लेते हैं जो बिना सॉइल के हो रहा है, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि आपको पानी समय समय पर चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो मिनरल्स तो प्लांट ले ही रहा है उसके। तो बिना मिनरल्स के प्लांट नहीं रह सकते, लेकिन बिना सॉइल के हो सकते हैं। और उस टेक्निक की खोज करी थी जूलियस वॉन सैक ने। चलो अच्छी बात है, लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड बात यह है कि जूलियस वॉन सैक ने क्लेम किया था, दावा किया था कि प्लांट फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं ग्लूकोज, ट्रांसपोर्ट करते हैं सुक्रोज और स्टोर करते हैं स्टार्च। मतलब कि जैसे ये कोई लीफ है, ये कोई लीफ है प्लांट का, देखो ध्यान से, और ये नीचे यहाँ पे इसका स्टोरेज ऑर्गन है कोई रूट में, जैसे आलू होते हैं, पोटैटो होते हैं, इस तरीके से। तो प्लांट यहाँ पर फोटोसिंथेसिस से बनाएगा क्या? ग्लूकोज। लेकिन जब ट्रांसपोर्ट करने की बारी आएगी तो क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? सुक्रोज। और अपने स्टोरेज ऑर्गन में स्टोर क्या करेगा? स्टार्च। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप मान लो एक दुकान चलाते हो, छोटी दुकान है आपकी या मेडिकल स्टोर है आपका, तो आपके गले में जो पैसे आते हैं वो आते हैं 10 का नोट, 5-5 के सिक्के, 20 का नोट, 50 का नोट। लेकिन आप अपने घर जो लेकर जाते हो वो 200 और 100 के नोट होते हैं, और आपके घर पे जो गड्डियां रखी है वो 500 की है, 2000 का तो बैन हो गया ना। तो कुल मिलाकर ये है कि सबसे छोटी चीज आती है, बनती है, क्रिएट होती है। सबसे छोटा कौन है? ग्लूकोज। मैं क्यों कह रहा हूँ सबसे छोटा? क्योंकि ये मोनोसेक्राइड है। क्या है? मोनोसेक्राइड से छोटा क्या ही होगा? इससे बड़े होते हैं डाइसेक्राइड, जो 2 शुगर से बनते हैं, वो है सुक्रोज। और सबसे बड़े होते हैं पॉलीसेक्राइड, वो कौन है? तो प्लांट बनाते क्या है? ग्लूकोज। ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं? सुक्रोज। और स्टोर क्या करते हैं? यही बात दुनिया के सामने किसने रखी थी? जूलियस वॉन सैक। और ये बात एकदम ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप किसी प्लांट के फ्लोएम को एग्जामिन करो, फ्लोएम करता है ना फूड का ट्रांसपोर्ट, तो आपको फ्लोएम में सुक्रोज ही मिलेगा। क्या मिलेगा? सुक्रोज। चलो अब जानते हैं दुनिया के पहले एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम क्या होता है भव्य? स्पेक्ट्रम क्या होता है? सुना आप लोगों ने स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम का मतलब है डिफरेंट वेवलेंथ्स को ऑर्डर में लगाना। जैसे 7 रंग होते हैं विजिबल लाइट में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इन 7 रंगों की अलग अलग वेवलेंथ है। अगर आप हायर एंड पे जाओगे 700 नैनोमीटर पे तो वो रेड कलर होता है, और अगर आप लोअर पे आओगे 400 नैनोमीटर पे तो वो वायलेट होता है। लेकिन सभी रेडिएशंस को लाइन से लगाना, उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और एक्शन का मतलब होता है हरकत। एक्शन का मतलब क्या होता है? हरकत। तो कौन से एक्शन की बात हो रही है? फोटोसिंथेसिस। टी.डब्ल्यू. एंजलमैन, ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सफेद प्रकाश यानी व्हाइट लाइट को 7 रंगों में बांटा। ये जो रूम में लाइट्स लगी है, कौन सी लाइट है? व्हाइट लाइट है। लेकिन इस व्हाइट लाइट को भी अगर आप आपके पास एक नया स्केल है प्लास्टिक का, उससे देखना, आपको उसमें रेनबो सा बना हुआ नजर आता है नए प्लास्टिक के स्केल में, क्योंकि लाइट का डिस्पर्जन होता है, लाइट फैलती है। तो व्हाइट लाइट में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। टी.डब्ल्यू. एंजलमैन ने यही किया, उसने व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास किया। और आपने 10th में पढ़ा हुआ है कि प्रिज्म लाइट का क्या कर देता है? डिस्पर्जन करता है, लाइट को फैला देता है। लाइट का डिस्पर्जन होने से लाइट 7 अलग अलग रंगों में बढ़ गई। क्या क्या? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 रंगों में बढ़ गई। अब 7 रंगों में से कौन सा रंग फोटोसिंथेसिस में आता है काम? ये एक बहुत बड़ी खोज थी, बहुत बड़ी डिस्कवरी की इन्होंने। टी.डब्ल्यू. एंजलमैन ने। कैसे? इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब लिया और उस टेस्ट ट्यूब में क्लेडोफोरा नाम का ग्रीन एल्गी डाल दिया। किस नाम का? फिर उस टेस्ट ट्यूब में 2 चम्मच एरोबिक बैक्टीरिया डाल दिया। कौन सा बैक्टीरिया? फिर अच्छे से उस टेस्ट ट्यूब को शेक किया, बढ़िया से मिक्स कर दिया। 2 चीजें मिक्स कर दी, एल्गी और एरोबिक बैक्टीरिया। फिर उस टेस्ट ट्यूब को यहाँ पर रख दिया। किसके सामने? स्पेक्ट्रम के सामने। किसके सामने? स्पेक्ट्रम के सामने रख दिया। तो क्या नोटिस किया टी.डब्ल्यू. एंजलमैन ने? उसने नोटिस किया कि जिधर रेड लाइट पड़ रही है और जिधर ब्लू लाइट पड़ रही है, एरोबिक बैक्टीरिया वहां आकर इकट्ठे हो गए, और जिधर ग्रीन लाइट पड़ रही है वहां पे कोई बैक्टीरिया नहीं है, और ना ही ऑक्सीजन के बुलबुले। ऑक्सीजन के बबल्स कहां प्रोड्यूस होंगे बेटा? जिधर फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस किधर हो रहा है? जहां पे 2 कलर है, ब्लू रीजन और रेड रीजन। किधर नहीं हो रहा है? ग्रीन लाइट। इससे दुनिया को पहली बार ये पता लगा, लोगों को ये समझ में आया
कि ग्रीन लाइट का इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस में नहीं होता। प्लांट कैसे दिखते हैं, प्लांट का कलर क्या है बताइए, प्लांट का ग्रीन कलर है। और कोई भी ऑब्जेक्ट किस कलर का दिखता है बेटा, जिस कलर को वो एब्सॉर्ब करता है या रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ये बेंच कैसे कलर का है, ब्लू कलर का है, इसका मतलब कि बाकी सारे कलर एब्सॉर्ब कर रहा है और ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। प्रवीर की टी शर्ट कैसे कलर की दिख रही है, ग्रीन, इसका मतलब बाकी सारे कलर एब्सॉर्ब कर रहा है। और ग्रीन कलर, भव्या का कलर कैसा दिख रहा है आज, भव्या कौन सा कलर है ये, मैरून, इसका मतलब बाकी सारे कलर, और ये वाला कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब जो जैसा कलर है समझो वो उस कलर को क्या कर रहा है। और मेजॉरिटी ऑफ प्लांट कैसे कलर के दिखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट ग्रीन लाइट को एब्सॉर्ब नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि ग्रीन लाइट उनके काम की नहीं है। उस ग्रीन लाइट को प्लांट क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट, चल जाने दे, है ना। और ग्रीन लाइट चली जाएगी तो प्लांट कैसा दिख रहा है, ग्रीन दिखता है। तो प्लांट एब्सॉर्ब किस किस को करते हैं, रेड को, ब्लू को, किसको एब्सॉर्ब नहीं करते। समझ में आया। इस स्पेक्ट्रम से क्या क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ कि विजिबल लाइट का कौन सा हिस्सा फोटोसिंथेसिस में काम आता है, और कौन सा काम नहीं आता। तो क्या साबित हुआ कि कौन सा कलर काम में नहीं आता, ग्रीन। तो ग्रीन लाइट वो है जो फोटोसिंथेसिस में काम नहीं आती। फॉर एग्जांपल आप 4 अलग अलग कमरों में बल्ब लगा दो, 4 अलग अलग कलर की लाइट्स लगा दो। एक रूम में आपने ग्रीन लाइट लगा दी, एक में रेड लगा दी, एक में ब्लू लाइट लगा दी, और एक रूम में आपने ऐसा व्हाइट बल्ब लगा दिया, व्हाइट लाइट CFL जो होता है, और चारों में प्लांट्स रख दिए, कमरा बंद, पानी वानी सब बराबर दे रहे हैं। क्या लगता है कौन से रूम का प्लांट पहले मरेगा, ग्रीन वाला, क्योंकि ग्रीन लाइट उसके काम नहीं है। ग्रीन लाइट है तो सही लेकिन वो यूज ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्लांट ग्रीन लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं करते। आई बात समझ में। प्लांट ग्रीन लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं करते। वो रेड में कर लेंगे, वो ब्लू में कर लेंगे, ग्रीन में नहीं कर सकते। और ये था दुनिया का पहला, वर्ल्ड्स फर्स्ट क्या, एक्शन स्पेक्ट्रम। बच्चों यहाँ पे एक्शन से क्या मतलब है, फोटोसिंथेसिस। एक्शन से क्या मतलब है, एक्शन का मतलब फोटोसिंथेसिस है। सो ही प्रूव दैट प्लांट यूटिलाइजेस रेड ब्लू लाइट फॉर परफॉर्मिंग। आया समझ में। तो ही प्रूव दैट, प्लांट ने क्या प्रूव किया बेटा, कि रेड और ब्लू लाइट ये दो ऐसे कलर होते हैं बेटा जो फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। कौन सा कलर काम नहीं आता, ग्रीन लाइट। अच्छा, फिर आते कॉर्नेलियस वैन नील। इन्होंने तो लोगों के डाउट्स ही क्लियर कर दिए, क्योंकि 9th क्लास का बच्चा क्या सोचता है, अभी आप 11th में, 9th क्लास का बच्चा ये सोचता है कि प्लांट कितने बढ़िया है। प्लांट लेते हैं CO2 और देते हैं O2, इसका मतलब प्लांट कार्बन रख लेते होंगे और O2 दे देते होंगे। पहला थॉट तो यही आता है ना दिमाग में, माना आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन सब तो नहीं होते ना। क्या लगता है जो इंसान लाइफ को इजी ले रहा है, आराम से ले रहा है, वो ज्यादा पेन नहीं लेगा, ज्यादा सोचेगा नहीं। सोचा आपने भी नहीं होगा, बट रिएक्शन ऐसा देते हो। तो कहने का मतलब ये है कि प्लांट कौन सी गैस एब्जॉर्ब करते हैं, CO2, रिलीज कौन सी करते हैं। तो एक लेमैन लैंग्वेज में बात करूं बिल्कुल साधारण तरीके से, तो क्या आता है दिमाग में थॉट कि प्लांट कार्बन रख लेते होंगे और O2 दे देते होंगे। कितने अच्छे हैं प्लांट्स। कॉर्नेलियस वैन नील के एक्सपेरिमेंट से पहले लोगों को यही लगता था कि प्लांट जो ऑक्सीजन देते हैं वो CO2 से आती है, लोगों को पहले यही लगता था। कॉर्नेलियस वैन नील ने ये डाउट क्लियर किया। कैसे किया, इसके लिए कॉर्नेलियस वैन नील अपने घर से कई 100 किलोमीटर दूर गए एक खास बैक्टीरिया लेने, जिसका नाम था ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और दूसरा था पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। दोबारा बोलो क्या क्या, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और उस बैक्टीरिया को पानी देकर सनलाइट दी। क्या दिया, पानी दिया और सनलाइट दी। तो पता है बैक्टीरिया ने क्या दिया, ऑक्सीजन। इसमें क्या नया है, सारे प्लांट भी तो यही करते हैं। एक मिनट, अब क्या किया इन्होंने, सनलाइट तो दी लेकिन H2O की जगह H2S रख दिया, हाइड्रोजन सल्फाइड। इससे कमाल ही हो गया। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन रिलीज करने की जगह क्या रिलीज किया। आया समझ में। तो बेटा ऊपर वाला केस जो आप देख रहे हैं ये है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। और ये वाला केस जो आप देख रहे हैं ये है एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस। अब क्योंकि यहाँ पे सल्फर आ गया बाहर बैक्टीरिया से, तो वैन नील ने कहा कि भाई ऑक्सीजन जो प्लांट देते हैं ना वो CO2 वाली नहीं होती, वो H2O वाली होती है। कौन सी वाली होती है,
H2O जो पानी आप प्लांट को देते हो, सुबह सुबह गमलों में पानी डालते हो, उस पानी की ऑक्सीजन निकलती है, CO2 की नहीं निकलती। CO2 को तो पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इससे इस एक्सपेरिमेंट से पहले लोगों को क्या लगता था कि प्लांट जो CO2 लेते हैं उसी का कार्बन रख लेते हैं और O2 दे देते हैं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या क्लियर हुआ कि प्लांट वही ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो H2O यानी वाटर में होती है, ना कि CO2 वाली। कब क्लियर हुआ ये डाउट? जब H2O की जगह क्या दिया गया? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। और बैक्टीरिया ने क्या रिलीज किया? इस तरह के फोटोसिंथेसिस को क्या बोलेंगे? एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। शिवम, इस वाले को क्या बोलेंगे फिर? इसको बोलेंगे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। नीचे वाले को क्या बोलेंगे? हाँ, तो ऊपर वाला था ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। आया समझ में? और बैक्टीरिया कौन सा यूज किया उन्होंने? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। पहले क्या देके चेक किया? वाटर। फिर बाद में क्या देकर चेक किया? हाइड्रोजन सल्फाइड। एंड ही प्रूव्ड, उन्होंने साबित कर दिया क्या? कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो वाटर से आती है। किससे आती है? आखिर कॉर्नेलियस वैन नील के दिमाग में बैक्टीरिया आया ही कैसे? अरे वो ना प्रोफेशन से एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। क्या थे? और माइक्रोबायोलॉजिस्ट तो वही आदमी होता है जो बैक्टीरिया फंगस इनके कल्चर करता है, इनको ग्रो करता है, इनकी कॉलोनी बसाता है, इनकी स्टडी करता है। तो क्योंकि वो प्रोफेशन से एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे तो उनके दिमाग में थॉट आया कि फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया से करा के देखते हैं। और उन्होंने करा के देखा और साबित कर दिया। आया समझ में? इसके बाद फिर से वही इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की। CO2 वाटर सनलाइट बनेगा ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड। सबसे छोटी शुगर क्या होती है? ग्लूकोज। साथ में कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन और वाटर। रॉ मटेरियल है ये, इसके बिना नहीं होगा। सनलाइट एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सा पिगमेंट होना चाहिए? क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है? ग्रीन। कौन सा मेटल होता है जिसकी वजह से ग्रीन कलर होता है? कौन से मेटल की वजह से ग्रीन कलर होता है? मैग्नीशियम। किसकी वजह से होता है? मैग्नीशियम की वजह से हरा रंग होता है क्लोरोफिल का। और हमारा जैसे खून लाल है हीमोग्लोबिन की वजह से, हीमोग्लोबिन लाल कौन से मेटल की वजह से होता है? आयरन की वजह से होता है। ये पता होना चाहिए आपको। तो फोटोसिंथेसिस एक्चुअली कहाँ होता है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो हरे हरे पत्तों में होता है। बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि जहां क्लोरोफिल होगा वही होगा। लेकिन ये बात थी छोटी क्लासेस की, मतलब 8th क्लास में, 7th क्लास में। थोड़ा और डिटेल में 9th 10th में आए तो पता लगा कौन से टिश्यू में होता है? मीजोफिल। आपको पता है मीजोफिल शब्द किससे बना है? मीजो प्लस फिल। मीजो मतलब बीच में, फिल का मतलब पत्ता। तो पत्ते के बीच वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? मीजोफिल। और मीजोफिल टिश्यू में भी कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, इसे फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट सेल। क्योंकि यहीं पर ग्लूकोज बनता है। तो एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ही वो जगह है जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। अभी तक आपने जो भी कुछ सुना बेटा, वो सब फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री है, इतिहास है। इतिहास है सब, है ना। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? स्टार्च फॉर्मेशन टेस्ट, है ना, कि स्टार्च बना कि नहीं बना। इसमें आपको पता लगा कि भाई सनलाइट कितनी इंपॉर्टेंट है। सनलाइट होगी तो स्टार्च बनेगा। और ये ब्लैक पेपर ने क्या किया यहाँ पे, काले कागज ने? इसने लाइट को आने से रोका है, फोटोसिंथेसिस होने से रोका है। और बेटा जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो स्टार्च भी नहीं बनेगा। स्टार्च नहीं बनेगा तो स्टार्च आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगा। आया समझ में? फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किसका आया? मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया? टेस्ट ट्यूब के अंदर KOH को रखा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। किसको रखा? पोटेशियम। हाँ, पत्ता उसमें डाल दिया, ऊपर से उसको सील कर दिया। अब फोटोसिंथेसिस होने दिया। बाहर हुआ, अंदर नहीं हुआ फोटोसिंथेसिस। अंदर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन सी गैस चाहिए? CO2। अंदर थी नहीं। तो जब पत्ते को बाहर निकाल के आयोडीन सोल्यूशन डाला तो जो पत्ते का हिस्सा बाहर बाहर था सिर्फ वही ब्लू हुआ, अंदर वाला नहीं हुआ। इस एक्सपेरिमेंट से क्या साबित होती है? इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर। आया समझ में? फिर आए कौन? जोसेफ प्राइसली। और जोसेफ प्राइसली का कौन सा एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस? बेल जार एक्सपेरिमेंट। इन्होंने बेल जार का यूज किया क्योंकि बेल जार क्या देता है? एयर टाइट चेंबर। बाहर की एयर अंदर नहीं आ सकती, अंदर की एयर बाहर नहीं जा सकती। अब ये जो कैंडल जल रही है या जो एनिमल सांस ले रहा है, कितनी देर रहेगा? 10-15 मिनट, आधा घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा, इससे तो नहीं बचेगा। और वो मरने का कारण क्या है? इन्होंने हवा को दूषित किया।
हवा को गंदा किया, फाउल एयर डाली। कौन सी एयर डाली? अच्छा, फिर जब दोनों को साथ में रखा तो जल्दी निपट गए दोनों, मोमबत्ती भी जल्दी बुझ गई और चूहा भी जल्दी मर गया। फिर प्राइसली ने कौन सा प्लांट डाला? मिंट प्लांट। मिंट प्लांट ने क्या किया? मिंट प्लांट ने एयर को प्योरीफाई किया, हवा को साफ किया। और एनसीईआरटी की लाइन क्या है? प्लांट रेस्टोर टू द एयर। प्लांट एयर को क्या करते हैं? रेस्टोर, यानी पहले जैसा करते हैं। व्हाटएवर द बर्निंग कैंडल एंड ब्रीथिंग एनिमल रिमूव्स। और जोसेफ प्राइसली क्या कहते थे कि जलती हुई मोमबत्ती और ब्रीदिंग एनिमल गंदी हवा कौन सी निकालते हैं? फ्लोजिस्टॉन। फ्लोजिस्टॉन जिसका नाम क्या रखा? और फोटोसिंथेसिस करके पौधा साफ हवा दे रहा है, वो क्या होती थी? डीफ्लोजिस्टॉन। क्या होती थी वो? यानी कि तो जब ऑक्सीजन की खोज हुई तो उसका नाम क्या था? बिल्कुल ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किसने किया? जैन इंजन हॉर्स ने। लेकिन जैन इंजन हॉर्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया एक्वेटिक प्लांट पे। कौन था वो? हाइड्रीला। कौन सा प्लांट था? ठीक है, इन्होंने देखो ऐसे एक बड़ा सा टब लिया, उसमें एक फनल को रखा, फनल के अंदर एक्वेटिक प्लांट को रखा, सनलाइट को पड़ने दिया, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, बबल्स बने। कौन सी गैस के? O2 के बबल्स बने। अब बेटा ये जो बबल्स है ये हर टाइम बनते हैं क्या? तब बनते हैं जब, इससे क्या समझ में आता है? इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। फिर आए जूलियस मॉन्सैक। जूलियस मॉन्सैक ने क्या बोला कि प्लांट फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, जोर से बोलो, ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्टोर करते हैं। वेरी गुड। फिर आए कौन? टी.डब्ल्यू. एंजलमैन। टी.डब्ल्यू. एंजलमैन ने क्या तैयार किया? दुनिया का पहला, वर्ल्ड्स फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। ये एक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस किधर नहीं होता बच्चों? ग्रीन लाइट में। किधर किधर होता है? रेड और ये साबित करने वाले थे टी.डब्ल्यू. इसलिए हमने कौन सी ग्रीन एल्गी यूज करी? क्लैडोफोरा। क्या नाम था उसका? और साथ में बैक्टीरिया कौन सा डाला? एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया की भीड़ कहाँ लग गई? जहां ऑक्सीजन के बबल्स बन रहे थे। ऑक्सीजन के बबल्स किधर बनेंगे? जिधर फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस किधर हो रहा था? रेड रीजन। और किधर नहीं हो रहा था? इसका मतलब ग्रीन लाइट फोटोसिंथेसिस में काम। तो प्लांट ग्रीन दिखते हैं, इसका मतलब प्लांट्स ग्रीन लाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। और बाकी सारी लाइट आ रहा है समझ में सबको? अब कितने हो गए? 6 हो गए ना। सातवें साइंटिस्ट कौन थे? कॉर्नेलियस वैन नील। कॉर्नेलियस वैन नील एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। क्या थे? इसीलिए इन्होंने बैक्टीरिया का यूज करा और ये प्रूव किया कि प्लांट जो ऑक्सीजन देते हैं वो CO2 से नहीं आती, वो H2O से, वाटर से आती है। और इन्होंने इसके लिए कौन सा वाला फोटोसिंथेसिस करवाया? एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। कौन सा वाला करवाया? क्योंकि नॉर्मली प्लांट्स क्या करते हैं बेटा? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक का क्या मतलब है? जैसे बीमारी करने वाले को बोलते हैं पैथोजेनिक, ऐसे ऑक्सीजन पैदा करने वाले को क्या बोलेंगे? ऑक्सीजेनिक। तो कौन सा फोटोसिंथेसिस हो रहा था नॉर्मली? लेकिन इन्होंने कौन सा करवाया? क्या देकर करवाया? H2S। और निकला क्या? सल्फर। इससे साबित हो गया कि प्लांट जो ऑक्सीजन देते हैं वो आती है वाटर से। किससे आती है? ओके। अब देखते हैं साइट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस बेटा हरे पत्तों में होता है। हरे पत्तों में कहाँ होता है? मीसोफिल टिश्यू। मीसोफिल टिश्यू में कहाँ होता है? और क्लोरोप्लास्ट की एक्चुअल वो जगह है जिसे बोला जाता है फूड ऑफ द प्लांट्स। क्या बोला जाता है बच्चों? आया समझ में? यही वो जगह है। ओके। फिर आता है क्लोरोप्लास्ट। ये देखिए बेटा बटन जैसा हरा सा स्ट्रक्चर जो आप ये देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट है। कौन है ये? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें आपको ना 2 लेयर बनानी है। पहले मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ ताकि आप एग्जाम में खुद बनाओ। सबसे पहले आप इसके अंदर ऐसे करके डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाना। ये जो मैं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ना, इसको थाइलाकॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये जो थाइलाकॉइड होते हैं बच्चों, ये एक के ऊपर एक रखे होते हैं, ऐसे एक के ऊपर एक थाइलाकॉइड। और थाइलाकॉइड के इस ढेर को बोलते हैं ग्रैनम। क्या बोलते हैं? और एक से ज्यादा ग्रैनम होते हैं इनके पास, ऐसे ग्रैनम ग्रैनम ग्रैनम। ठीक है, अब देखो ये पूरा एक क्लोरोप्लास्ट है। देखिए
कितनी मेम्ब्रेन वाला बाउंड है स्ट्रक्चर? 2 मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ये। अच्छा, इसको जोड़ने वाला कौन है बीच में? इसको जोड़ने वाला ये पाइप ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिला। क्या बोलते हैं इसको? ये देखिए इस तरीके से, ऐसे। और इसके पास अपना खुद का ऐसे बेटा सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा डीएनए होता है? सर्कुलर डीएनए, गोल डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए। और इसके अंदर प्रोटीन फैक्ट्री भी होती है। प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम। ये देखिए, लेकिन ये राइबोसोम छोटे और हल्के वाले हैं। कौन से वाले? 70S। और मैंने आपको बोला था जिस सेल ऑर्गेनेल के पास अपना खुद का डीएनए और अपना खुद का राइबोसोम होता है वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, यानी सेमी ऑटोनोमस। तो ये कौन है? ये राइबोसोम है। और भी कौन सा वाला? ये कौन है? ये है बच्चों सर्कुलर डीएनए। और ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कौन है? ये है थाइलाकॉइड। और थाइलाकॉइड के पूरे इस ढेर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रैनम। एक को बोलेंगे ग्रैनम और बहुत सारे होंगे तो बोलेंगे ग्रैनम। और बीच में ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जो जोड़ने के लिए बना है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिला। क्या बोलते हैं इसको? इसका काम जोड़ना होता है, तो जोड़ने वाले का नाम है स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा शब्द कहां से आया? स्ट्रोमा शब्द यहाँ से आया। जो अंदर स्पेस आपको दिख रहा है ना सारा, मैं इसको कलर कर देता हूँ। देखिए ये ब्लू कलर कर रहा हूँ। ये जितना भी आपको ब्लू दिख रहा है बेटा, ये सारा का सारा जो स्पेस है अंदर का, इसको क्या बोलते हैं? और इसी में एक थाइलाकॉइड से दूसरे को जोड़ने वाला कौन है? स्ट्रोमा लैमिला। कौन है? स्ट्रोमा लैमिला। ये थाइलाकॉइड है के ऊपर एक रखिए। और ये सर्कुलर डीएनए हो गया। ये राइबोसोम से छोटे छोटे। और यहीं पर जो ये फोटोसिंथेसिस से स्टार्च बनाते हैं वो भी जमा हो रखा है। ये है स्टार्च ग्रेन्यूल। अब फोटोसिंथेसिस जो होता है वो 2 स्टेप में होता है। एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। देखिए मैं ग्रीन कलर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्लोरोफिल यहाँ पे होता है। ये क्लोरोफिल की वजह से ऐसा कलर है इसका। ये देखिए क्लोरोफिल की वजह से ऐसा कलर है। अच्छा, ये 2 मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस हो गया, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ये बाहर का। ये डायग्राम है पूरा क्लोरोप्लास्ट का। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसकी। इसके नाम में प्लास्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि ये प्लास्टिड है। क्या है ये? प्लास्टिड। लेकिन क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए स्पेशलाइज्ड है, सिर्फ वही काम इसको करना है, इसलिए इसका नाम है क्लोरो। अच्छा, इसमें क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे और ग्रेनम पे इधर होती है लाइट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो जो शुरुआत वाला पार्ट है लाइट रिएक्शन, वो किधर होता है? वो इधर होता है, थाइलाकॉइड में और ग्रेनम में होता है। और जो डार्क रिएक्शन है वो किधर होती है? वो होती है स्ट्रोमा में। ये क्या होती है बच्चों डार्क रिएक्शन? समझते हैं जरा। देखो पहले मैंने बोला लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब इसमें सनलाइट की जरूरत पड़ेगी। तो पहले क्या करते हैं, प्लांट सनलाइट की मदद से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एनर्जी फॉस्फेट्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एनर्जी फॉस्फेट्स, जिनके नाम है एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और NADPH। ये दोनों ही एनर्जी के पैकेट्स हैं बेटा। किसके पैकेट्स हैं? एनर्जी के पैकेट्स हैं। और इनको बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं फोटो। फोटो मतलब लाइट, फॉस्फो, फॉस्फो मतलब फॉस्फेट, राइलेशन, राइलेशन मतलब सिंथेसिस। तो लाइट की प्रेजेंस में एनर्जी के फॉस्फेट्स बनाना, इसको बोलते हैं क्या? फोटो फोस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे इसको? फोटो फोस्फोराइलेशन। लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन को क्या बोलेंगे? फोटो फोस्फोराइलेशन। ये होती है पहला स्टेप लाइट रिएक्शन। दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में क्या होता है? डार्क रिएक्शन में जो एटीपी और NADPH है
एटीपी और एनएडीपीएच है, उसकी मदद से ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोज। इसको बोलते हैं हम लोग बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस मतलब हो गया, या फिर बायोलॉजिकल फिक्सेशन भी बोल सकते हैं इसे, क्योंकि CO2 को फिक्स करके क्या बना रहे हैं हम लोग? ग्लूकोज। और इसमें जो एनर्जी खर्च होगी बेटा, वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी? एटीपी, और रॉ मटेरियल क्या रहेगा? CO2 और वाटर। तो इस प्रोसेस को हम लोग सीधा सीधा केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, या फिर इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। ये हो गया CO2 फिक्सेशन। CO2 को फिक्स करके क्या बना दिया? ग्लूकोज। तो ये वाला काम जो डार्क रिएक्शन वाला, ये कहां पे होता है? ये होता है इन दी स्ट्रोमा। और ये वाला काम कहां होता है? लाइट रिएक्शन वाला, ये ग्रैनम में होता है। और कहां होता है? थाइला। और कहां होता है? ठीक है, समझ में आया लाइट रिएक्शन क्या है? और इसके नाम पे मत जाना डार्क रिएक्शन के नाम पे कि ये रात में होगी, नहीं, ये दिन दहाड़े होती है, दिन में ही होती है। इसका नाम बस डार्क रिएक्शन है, होती है दिन में ही है। तो फिर डार्क रिएक्शन नाम क्यों रखा है इसका? इसका नाम डार्क रिएक्शन इसलिए रखा है क्योंकि ये सनलाइट पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती, इनडायरेक्टली करती है। जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं वो इसको चलाते हैं। ये रिएक्शन चलती किससे? इसका फ्यूल क्या है? इसका फ्यूल है एटीपी और एनएडीपीएच, और वो बनते किसकी वजह से? लाइट रिएक्शन। अब क्योंकि ये डार्क रिएक्शन सनलाइट पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती, इसीलिए इसका नाम डार्क रिएक्शन है। ये मत सोचना कि ये रात में होती है दिन में ही है, बट इसको बोलते हैं हम लोग डार्क रिएक्शन। आया समझ में? होती कब है ये? होती दिन में ही है। मतलब ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों साथ साथ होती है दिन के वक्त, बस इसका नाम डार्क रिएक्शन है। क्यों है डार्क रिएक्शन नाम? क्योंकि लाइट सनलाइट पे डायरेक्टली डिपेंड। तो आप ये कह सकते हैं कि डार्क रिएक्शन का नाम डार्क रिएक्शन असल में एक मिसनोमर है। क्या है? मिसनोमर वो नाम होते हैं जो पर्सनैलिटी पे फिट नहीं बैठे। बताया था ना पहले भी मैंने, ऐसा नाम जो पर्सनैलिटी के हिसाब से सही ना हो, तो गलत नाम है इसका, ये डार्क रिएक्शन। लेकिन कोई नहीं, पढ़ेंगे हम इसको नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में, मतलब चैप्टर के अंदर। अभी हमने क्या सीखा? हिस्ट्री क्या थी इस चैप्टर की, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में।